नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत का इतिहास का लेक्चर नंबर 35 आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार लेक्चर आपके लिए होने वाला है ये, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं अकबर के बारे में। अभी तक आपने क्या पढ़ा? मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो मुगल वंश है वो आप पढ़ रहे हैं। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की, आपने पढ़ लिया। बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में आपने पढ़ लिया। अब ये भी आपने पढ़ लिया कि 1540 ईस्वी में हुमायूं से शेर शाह सूरी ने गद्दी छीन ली थी। उसके बाद भारत में सूर्यवंश या सूरी डायनेस्टी स्थापित हो गई थी। तो 1540 से 1555 तक सूरी डायनेस्टी थी, आपने पढ़ लिया। और 1555 में जैसे तैसे कर कर शेर शाह सूरी ने दोबारा से गद्दी हासिल की, लेकिन 1556 ईस्वी आते आते उसकी मृत्यु हो गई। अब 1556 के बाद जो शासक बनता है मुगलों का, वो अकबर होता है। ठीक है, हुमायूं का ये पुत्र था। इसी के बारे में डिटेल में हमको पढ़ना है। तो मुगल वंश में अकबर हो गया, औरंगजेब हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। एग्जाम में इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेसिक्स पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले देखिए, जन्म की बात करते हैं। तो अकबर का जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। ये टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 1542, ये वही टाइम पीरियड है जब हुमायूं से गद्दी छीन चुकी थी। भारत छीन चुका था, भारत का जो साम्राज्य है वो छीन चुका था। 1540 ईस्वी में भारत का साम्राज्य छीन चुका था, तो इसको भागना पड़ा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो इसका जन्म है अकबर का, ये भारत में नहीं कहीं और ही हुआ होगा। तो इसके जन्म की बात करें तो अमरकोट में हुआ था। पाकिस्तान में क्षेत्र पड़ता है, पाकिस्तान में जो सिंध वाला इलाका है उसी के अंदर ये अमरकोट स्थान है। और उस समय वहाँ के जो शासक थे, एक राजपूत शासक थे, राणा बीरसाल। तो राणा बीरसाल के यहाँ अकबर का जन्म होता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि राणा बीरसाल ने हुमायूं को और उसके फैमिली को शरण दी थी, वहीं पर राणा बीरसाल के यहाँ अकबर का जन्म होता है। पिता का नाम तो आप जान गए, हुमायूं है। माता का नाम है हमीदा बानो बेगम। माता का नाम याद रख लीजिए, हमीदा बानो बेगम। अब 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो उस समय जो अकबर था वो पंजाब में था। पंजाब में एक जिला पड़ता है गुरदासपुर। गुरदासपुर के पास ये जगह है कालानौर। तो वहां पे ये उस समय था, और मात्र बहुत कम आयु का था, लगभग 14 वर्ष आयु पूरी भी नहीं की थी इसने। तो इसको राज्याभिषेक इसका करवाया गया, और इसका संरक्षक जो बना वो बैरम खां बना। ठीक है, और ये गद्दी पर जब बैठा, किस उपाधि से ये गद्दी पर बैठा? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, ये नोट कर लीजिएगा। तो ये मैप में आप देख रहे हैं, ये पंजाब में इस समय था। पंजाब के गुरदासपुर जिले के अंदर एक जगह है कलानौर, ये परीक्षा में पूछा जाता है, वहीं पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो लगभग 14 वर्ष की आयु का था तब इसका राज्याभिषेक हुआ था, तब इसके पिता की मृत्यु हो गई थी सीढ़ियों से गिरने के कारण, आप जानते हैं। और अकबर के बारे में जो बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है, वो कहाँ से मिलती है ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। एक पुस्तक है अकबरनामा, एक पुस्तक है अकबरनामा। ये लिखी किसने है? अब्बुल फजल। अब्बुल फजल, ये अकबर के जो 9 नवरत्न थे ना, उनमें से एक ये भी था, अब्बुल फजल। तो इससे के द्वारा लिखी गई है अकबरनामा। वहाँ से हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है अकबर के बारे में। ठीक, अब देखिए, अब इसका जो संरक्षक या कहे प्रधानमंत्री था वो बैरम खां था। तो 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक बैरम खां इसका संरक्षक बना। बैरम खां को ये खान बाबा के नाम से बुलाता था, और खान बाबा के नाम से ज़्यादा फेमस था बैरम खां। 1556 में शुरुआत की, अकबर का राज्याभिषेक होता है। 1560 आते आते बैरम खां दुश्मन बन बैठा था। बैरम खां को पसंद नहीं करता था अकबर 1560 ईस्वी आते आते। तो इसलिए बैरम खां की मृत्यु
इसकी हत्या करवा दी गई, ऐसा कहते हैं। खैर कुछ भी हो, जब ये गद्दी पर था अकबर, तो 1556 ईस्वी में बैरम खां उसका संरक्षक था। सब कुछ बैरम खां ही देख रेख कर रहा था, क्योंकि छोटी आयु का था। और 1556 के आसपास पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है बच्चों। अकबर की सेना और हेमचंद की सेना, जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हेमू के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग युद्ध था। मैं आपको बता दूं, जब अकबर गद्दी पर बैठा तो एक तरीके से कह सकते हैं कांटों का ताज लेकर गद्दी पर बैठा था। इतनी आसान नहीं थी उसके लिए सब स्थिति, समझ रहे हैं? उसके हाथ में आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा जो दिल्ली वाला और आगरा वाला इलाका, दिल्ली और आगरा वाला इलाका यही मोटे तौर पर इसके हाथ में था। बाकी जो इलाकों में जो शासक इसके अधीन पहले हुआ करते थे, इसके पिता के अधीन हुआ करते थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। अब दिल्ली और आगरा इसके अधीन था, और पंजाब में जहाँ पे ये अपना राज्याभिषेक करवाया था वो इसके अधीन था। लेकिन आपको पता है क्या है, एक हिंदू शासक जिसका नाम है हेमू, जिसका नाम है हेमू, तो हेमू जो थे ये सेनापति थे किसके? मोहम्मद आदिल शाह। इससे पहले जो सूरी डायनेस्टी थी, सूरी डायनेस्टी से संबंधित थे मोहम्मद आदिल शाह, उन्हीं के सेनापति थे हेमू, जिसे हेमचंद भी कहा जाता है। तो हेमचंद को जिम्मा दिया गया कि आप मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दीजिए। तो ये बात सुनते ही हेमू ने सबसे पहले आक्रमण किया आगरा पर। और उस समय आगरा में जो मुगल सूबेदार था वो इंस्कंदर खां था। इससे आगरा छीन लिया हेमू ने। आगरा छीनने के बाद चुप नहीं बैठता है, तो दिल्ली पर आक्रमण कर देता है हेमू। और दिल्ली का जो सूबेदार था उस समय तारदी बेग था। तारदी बेग को हराकर दिल्ली पर भी अधिकार कर लेता है। तो ये जो सूबेदार थे तारदी बेग और सिकंदर खां, ये भगे भगे जाते हैं अकबर के पास पंजाब में, और ये समाचार देते हैं। अकबर भी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो हेमचंद ही एकमात्र ऐसा पहला हिंदू शासक था जिसने दिल्ली तक कब्जा करने की हिम्मत रखी थी, दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो दिल्ली जीत लिया, आगरा जीत लिया, और उपाधि ग्रहण की हेमू ने, विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। कौन सी उपाधि ग्रहण की? विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। उसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है अकबर और हेमू के बीच में। जब हेमचंद ने आगरा दिल्ली जीत लिया, तब मुगल जो है वो आक्रमण करते हैं हेमू पर, और दोनों के बीच में पानीपत के पास ये लड़ाई होती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये इसलिए पानीपत की दूसरी लड़ाई कहा जा रहा है क्योंकि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो इस युद्ध में मुगलों की बैंड बजा देता हेमू, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। लेकिन जब वो हाथी पर सवार था तो अचानक उसकी आंखों में एक तीर घुस गया। आंखों में तीर घुसने के कारण घायल हो गया और रणभूमि में वो गिर गया। जो उसका हाथी का जो चलाने वाला था, महावत जिसे कहा जा रहा है, वो उसको उठाकर लेकर जा रहा था सुरक्षित स्थान पर, लेकिन मुगलों ने पकड़ लिया और हत्या कर दी गई। हेमू की हत्या कर दी गई, ठीक है? और दोबारा से दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया मुगलों ने। तो इस युद्ध में किसकी जीत हो गई? अकबर की सेना की जीत हो जाती है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आपने पढ़ ली बच्चों। इसके बाद 1556 ईस्वी में जो प्रधानमंत्री बना था बैरम खां, जिसने मुगल सत्ता को संभाला, 1560 आते आते वही बैरी बन गया। वही अच्छा नहीं लगा मुगलों को, अकबर को वो अच्छा नहीं लगने लग गया, क्योंकि इतिहासकार बताते हैं कि इसकी जो दखल अंदाजी थी, मनमानी थी, वो बढ़ चुकी थी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। तो अकबर के कानों में भरा भी जाता था कि ये शासक है कि आप शासक हो, बताइए, ये मालिक है कि आप मालिक हैं। तो ईगो हर्ट हो रहा था अकबर का।
तो इसी कारण से उसने इसकी हत्या कराने की सोची। तो इतिहासकार बताते हैं गुजरात में एक जगह है पाटन, वहां पर इसकी हत्या कर दी गई। मुबारक खान ने हत्या की। हालांकि इसमें मतभेद है, कई इतिहासकार बताते हैं कि अकबर के इशारे पर हत्या हुई और कई इतिहासकार बताते हैं कि मुबारक खान की पर्सनल दुश्मनी थी बैरम खां से, उस कारण से हत्या हुई। ठीक है, क्योंकि अकबर ने ही मक्का की तीर्थ यात्रा पर भेजा था बैरम खां को। तो उसकी बात सुनकर बैरम खां तीर्थ यात्रा पर जा रहा था और गुजरात के पास पाटन नामक एक जगह है, वहां पर बैरम खां की हत्या कर दी गई। ठीक, बैरम खां की हत्या हो गई तो बैरम खां की जो वाइफ थी वो विधवा हो गई। तो उस विधवा वाइफ से अकबर ने शादी कर ली और बैरम खां के पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम, और अब्दुल रहीम को पुत्र का दर्जा दिया अकबर ने। और यहाँ तक कि अब्दुल रहीम, ये जो 9 नवरत्न थे अकबर के, उनमें से अब्दुल रहीम भी है। अब्दुल रहीम खाने खाना, इसको उपाधि भी मिली है खाने खाना की। ठीक, उसके बाद बच्चों 1560 से 1564, कई इतिहासकार बताते हैं 1560 से 1562 तक पेटीकोट शासन चला, अर्थात पर्दा शासन चला, अर्थात कह सकते हैं स्त्री शासन। मतलब इस शासन में जो अकबर को पालने वाली दाई माँ थी, जिसका नाम था माहम अनगा, उसका प्रभाव ज्यादा रहा अकबर पर। तो इसी कारण से इस शासन को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन या स्त्री शासन कहा जाता है। ठीक है, कई इतिहासकार 1560 से 1562 बताते हैं। 1562 इसलिए बताते हैं क्योंकि 1562 में माहम अनगा की मृत्यु हो गई थी, और कई इतिहासकार 64 बताते हैं। तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रखिए 1560 से कुछ वर्ष तक, 2-4 वर्षों तक पर्दा शासन अथवा पेटीकोट शासन चला। ठीक है, माहम अनगा का प्रभाव अकबर पर ज्यादा रहा और माहम अनगा के पुत्र का नाम आदम खां था, और कई इतिहासकार इसका नाम अधम खां भी बताते हैं बच्चों, अधम खान भी बताते हैं। ठीक है, दोनों नाम आप याद रख सकते हैं। कई इतिहासकार अधम खां बताते हैं, कई आदम खां बताते हैं। तो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम है, मैंने दोनों आपको बता दिए। ठीक है, और एक बार अभी आगे पढ़ेंगे, मालवा के लिए, मालवा विजय के लिए, मालवा पर हमला करने के लिए आदम खां या अथवा अधम खां को अकबर ने भेजा था, और वहां पे मालवा में जो लूटपाट की थी अधम खां ने, उसका अधिकांश हिस्सा अपने पास रख लिया था। इससे अकबर को अच्छा नहीं लगा, अकबर ने अधम खां को मृत्युदंड दे दिया। जब ये बात माहम अनगा को पता लगी तो पुत्र वियोग में, टेंशन में उनकी 40 दिन बाद मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो 1560 से ये पर्दा शासन अथवा पेटीकोट शासन चला। अब हम पढ़ते हैं साम्राज्य विस्तार। अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। अकबर ने अपना जो साम्राज्य विस्तार किया था, मैंने आपको दिखाया, मैप में दिखाया, ये छोटा सा साम्राज्य हुमायूं के द्वारा जीता हुआ था। हुमायूं के द्वारा क्या, बाबर के द्वारा जीता हुआ था इतना साम्राज्य। हुमायूं तक आते आते, हुमायूं की मृत्यु तक ये और भी सिकुड़ गया था। लेकिन अकबर ने ये जो साम्राज्य है, ये देख रहे हैं येलो कलर का, इतना साम्राज्य बढ़ा दिया था अपना। ठीक है, बहुत सारे इलाके जीत लिए थे, जैसे मालवा का, मेवाड़ का, गुजरात का, उड़ीसा का, बंगाल का, और दक्षिण के भी कई इलाके जीत लिए थे। कैसे कैसे जीते थे, कब कब जीते थे, वो हम पढ़ लेते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे साम्राज्य विस्तार। ये साम्राज्य जो विस्तार हुआ है, किस प्रकार से अकबर ने किया है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट है ये, जो जो अभियान सफल रहे अकबर के, वो सारी लिस्ट मैंने बताई है, और वर्ष भी बताया है, अर्थात मैंने एक कालक्रम में बता दिया, सीरियल वाइज बताया है। जैसे सबसे पहले जो अकबर का अभियान था 1561 ईस्वी में, मालवा अभियान था। ठीक है, मालवा के शासक का नाम उस समय बाज बहादुर था।
बाज बहादुर, बाज बहादुर। ठीक। और बाज बहादुर जो थे ये संगीत प्रेमी थे, ये एक संगीत प्रेमी थे। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मालवा वाला क्षेत्र है, ये मालवा अभियान, ये वाला क्षेत्र येलो कलर में है, तो ये जीता था अकबर ने। यहाँ पे जो शासक थे वो बाज बहादुर थे। कौन थे? बाज बहादुर। और इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था रूपमती, इनकी पत्नी का नाम रूपमती। दोनों ही संगीत प्रेमी थे, संगीत में लीन रहते थे, अपने राज्य को ज्यादा संभालते नहीं थे, राजपाट पर ध्यान नहीं देते थे, वो संगीत पर ज्यादा ध्यान देते थे। इसी का लाभ उठाकर अकबर ने इन पर हमला करवा दिया। तो अकबर ने किसको भेजा था आप जानते हैं? महम अनगा के जो पुत्र थे अधम खां को भेजा था। महम अनगा के पुत्र अधम खां को भेजा था। अधम खां को इस अभियान के लिए भेजा गया। इसमें बाज बहादुर की हत्या कर दी गई और रूपमती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। तो अधम खां ने मालवा में बहुत लूटपाट की, वहाँ जो धन लूटा था उसने अधिकांश हिस्सा अपने पास ही रख लिया था, अकबर को नहीं दिया था। जब अकबर को ये बात पता लगी तो उसे बहुत बुरा लगा, उसने तुरंत अधम खां को मृत्यु दंड दे दिया। और इसी के पुत्र वियोग में माहम अनगा की मृत्यु हो गई थी, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक। उसके बाद आमेर अभियान, जयपुर अभियान राजस्थान में है, ये 1562 ईस्वी में किया था। ठीक है। उस समय वहां के जो शासक थे भारमल थे, इन्हें बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक राजपूत शासक थे, ये एक ऐसे पहले और एकमात्र कह सकते हैं राजपूत शासक हुए हैं जिन्होंने लड़ाई करने से पहले ही अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? बिहारी मल ने या भारमल ने। और यहाँ तक कि अपने बेटी जिसका नाम हरखा भाई था, जिसे आप जोधा बाई के नाम से जानते हैं, उसके विवाह का प्रस्ताव भी अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जोधा बाई से शादी कर ली। और जोधा बाई से ही अकबर को एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसे आप जहांगीर के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो शासक आता है जहांगीर आता है, वो भारमल या बिहारी मल का ही नाती होता है। ठीक है। बिहारी मल की ही पुत्री का पुत्र होता है वो। अब बिहारी मल के पुत्र का नाम भी आपको याद होना चाहिए, भगवान दास। और भगवान दास के पुत्र का भी आपको नाम याद होना चाहिए, मान सिंह। इन सब का जिक्र आता है। तो बिहारी मल के इस आत्मसमर्पण के कारण इसके बेटे और उसके पोते, बेटा कौन है? भगवान दास, और पोता कौन है? मानसिंह। इनका कैरियर बन जाता है एक तरीके से। ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद मेड़ता विजय 1562 ईस्वी में, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये, वैसे मैंने बता दिया। उस समय मेड़ता का किला जयमल राठौर के पास था बच्चों, जिसे अकबर ने अपने में मिला लिया। अब ये गढ़कटंगा या गोंडवाना विजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1564 ईस्वी में ये अभियान किया गया। मैप देख लीजिए, ये आपका गोंडवाना वाला इलाका है। गोंडवाना वाला जो इलाका है ना, इसका अधिकांश हिस्सा अकबर ने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। ठीक है, अपने में नहीं मिलाया था। मैं कहानी बताता हूँ गोंडवाना विजय की। गोंडवाना जो साम्राज्य है वो उसके संस्थापक संग्राम शाह या संग्राम सिंह को माना जाता है। संग्राम सिंह की ही पत्नी का नाम दुर्गावती था। रानी दुर्गावती ये संग्राम सिंह की ही पत्नी थी। जब अकबर गद्दी पर बैठता है ना, उस दौरान संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है और रानी दुर्गावती विधवा हो जाती है, लेकिन अपने छोटे बेटे के नाम से ये गद्दी पर बैठती है और अपना शासन संभालती है। इसी का लाभ उठाकर अकबर 1564 ईस्वी में आसफ खां के नेतृत्व में
किसके नेतृत्व में? आसफ खां के नेतृत्व में एक अभियान भेजता है और आसफ खां उसका लीड करता है उस अभियान का और आक्रमण कर देता है। रानी दुर्गावती ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया लेकिन अपने साम्राज्य को वो बचा नहीं पाई और उसके बाद रानी दुर्गावती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर ली। लेकिन गोंडवाना जो था ये साम्राज्य अकबर ने अपने अंदर नहीं मिलाया था, अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। एक वहाँ के लोकल व्यक्ति को, एक लोकल जो शासक था उसको सौंप दिया था। उसके बाद मेवाड़ विजय बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। वहाँ के शासक उस समय राणा उदय सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। राणा सांगा के बारे में आपने सुना है, बाबर के बारे में जब आपको बताया था, राणा सांगा के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो राणा सांगा के ही पुत्र हैं उदय सिंह। मेवाड़ के शासक या चित्तौड़ के शासक राणा उदय सिंह हैं और 1568 ईस्वी में राणा उदय सिंह और अकबर के बीच में युद्ध होता है। इसमें अकबर की विजय हो जाती है, अकबर की जीत हो जाती है इसमें। और राणा उदय सिंह के पुत्र का जो नाम है वो राणा प्रताप सिंह है। आगे आप पढ़ेंगे राणा प्रताप सिंह के साथ भी युद्ध हुआ था अकबर की ओर से। मानसिंह ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। इसी युद्ध को तो हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राणा उदय सिंह के ही पुत्र थे। तो राणा उदय सिंह के पिता राणा सांगा बहुत बहादुर और उदय सिंह खुद बहादुर और इनके पुत्र राणा प्रताप सिंह वो भी बहादुर। ठीक, तो मेवाड़ को जीतने में हालत पंचर हो गई थी अकबर की। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद रणथंबोर विजय 1569 ईस्वी में। उस समय यहाँ के जो शासक थे सुरजन राय थे, इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया अकबर के सामने। फिर महत्वपूर्ण है गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी के बीच में गुजरात पर विजय हासिल की जाती है अकबर के द्वारा। उस समय यहाँ के जो शासक है मुजफ्फर शाह तृतीय। अकबर ने जब गुजरात विजय हासिल की तो पहली बार वो पुर्तगालियों से मिला यहाँ पर और पहली बार उसने समुद्र देखा। अपने जीवन में पहली बार उसने समुद्र देखा बेटो। ठीक है, ये गुजरात जीता उसने और पहली बार यहाँ पर समुद्र देखा है किसने? अकबर ने। इतनी बात आप क्लियर कर लीजिए। ठीक, और गुजरात विजय जब हुई इसी खुशी में तो उसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक, इसी गुजरात विजय की खुशी में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता रहा हूं ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बिहार और बंगाल पर विजय हासिल की जाती है 1574 से 76। और उस समय बंगाल बिहार का जो शासक था दाऊद खां था और मुनीम खां को भेजा जाता है अकबर के द्वारा। ठीक है, बंगाल और बिहार पर हमला करने के लिए। समझ में आ गया। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध आपको बता दिया 1576 ईस्वी में होता है राणा प्रताप सिंह और मानसिंह के बीच में। मानसिंह उस समय मुगलों की सेना का नेतृत्व कर रहा था। ये मानसिंह जान गए कौन है ना? भगवान दास के पुत्र। और भगवान दास कौन है? बिहारी मल, भारमल के पुत्र। ठीक, तो राणा प्रताप सिंह किसके पुत्र हैं? राणा उदय सिंह के पुत्र हैं। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद काबुल विजय बच्चों 1581 ईस्वी में जीती जाती है। काबुल के शासक मिर्जा मोहम्मद हकीम थे। तो काबुल पर भी अधिकार कर लिया, काबुल पर भी अधिकार कर लिया। फिर कश्मीर पर अधिकार कर लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कश्मीर पर 1585-86 में अधिकार कर लिया। वहाँ के शासक यूसुफ खां थे। फिर सिंध पर जीत हासिल की 1591 ईस्वी में। सिंध के उस समय जो शासक थे मिर्जा जानी बेग थे। उड़ीसा पर जो विजय हासिल की 1592 ईस्वी में निसार खां उस समय थे और मानसिंह के नेतृत्व में ये अभियान भेजा गया था।
जो इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ आपको। मालवा अभियान, आमेर अभियान, गढ़कटंगा या गोंडवाना विजय, मेवाड़ विजय, गुजरात विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप देख रहे हैं ये उत्तर भारत के मुख्य तौर पर हैं, लेकिन दक्षिण भारत में भी कई राज्यों में उसने विजय हासिल की थी। दक्षिण भारत में खानदेश, आप ये देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र खानदेश इसे कहा जाता था, यहाँ पर भी जीत हासिल की थी 1591 ईस्वी में। और वहां के जो शासक उस समय थे वो अली खान थे। अहमदनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए अहमदनगर। अहमदनगर वहां उस समय आदिल शाही वंश चल रहा था। आप जब आप पढ़ते हैं दक्षिण भारत में दो मुख्य साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ लिया है। एक हिंदू साम्राज्य था जिसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है, एक मुस्लिम साम्राज्य था जिसे बहमनी साम्राज्य कहा जा रहा है। तो बहमनी साम्राज्य आगे चलकर 5 भागों में टूट जाता है ना। एक जैसा आपका था अहमदनगर, एक आपका था बरार, ठीक है, तीसरा आपका बीदर था, चौथा आपका गोलकुंडा था, पांचवा आपका बीजापुर था। तो उनमें से एक अहमदनगर था। तो अहमदनगर के उस समय शासक थे आदिल शाह। उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी जो पत्नी है, विधवा पत्नी चांद बीबी, ये उस समय वहां की शासिका थी, ठीक है। तो अहमदनगर पर 1600 ईस्वी में अधिकार कर लिया जाता है, चांद बीबी की हत्या कर दी जाती है। और असीरगढ़, ये भी दक्षिण में पड़ता है, यहाँ के शासक उस समय मीरन बहादुर थे और 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर भी कब्जा कर लिया जाता है, ठीक। असीरगढ़ आप देख रहे हैं, ये देख लीजिए आपका असीरगढ़ है, ठीक। और दक्षिण भारत में इंपॉर्टेंट है अहमदनगर, ये आप देख लीजिए। तो ये था अकबर का साम्राज्य विस्तार। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको अकबर के बारे में और भी महत्वपूर्ण तथ्य बता दूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इसकी धार्मिक नीतियां थी, ठीक, सारे इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आगे आपको बता दूंगा आने वाले वीडियो में, इसके बाद का जो वीडियो होगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।